वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव, निफ्टी 17,850 के नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे दिग्गज बना रहे हैं दबाव। बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा। एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में आज दिख रही है सबसे ज्यादा कमजोरी। वहीं केमिकल शेयर्स में थोड़ी खरीदारी, 4% से ज्यादा उछाल के साथ नवीन फ्लोरीन बना एफएनओ का टॉप गेनर। अतुल, दीपक नाइट्राइट और टाटा केमिकल में भी खरीदारी। सीएनबीसी आवाज हर हिंदी भाषी के पास पहुंचा है और उनको सुविधा मिली है अपने आप को आगे बढ़ाने की, इंफॉर्मेशन मिलने की। तो ये आप लोगों ने किया और इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएनबीसी आवाज की 18वीं सालगिरह के मौके पर वेदांता चेयरमैन का मेगा इंटरव्यू। उन्होंने कहा, देश में फाइनेंशियल जागरूकता फैलाने में सीएनबीसी आवाज की अहम भूमिका। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, अमेरिका से नहीं यूरोप से डर है। नायका में हुई 1,42,00,000 शेयर्स की ब्लॉक डील। कुछ निवेशक ने बेचे शेयर, सौदे के बाद शेयर में हल्की गिरावट। आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे आईटी दिग्गज इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे। करीब 1.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन में सुधार संभव। वहीं एचसीएल टेक के मुनाफे में दिख सकती है 10% से ज्यादा की ग्रोथ। बाजार में ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा दबाव है। 17,825 पर इस वक्त निफ्टी है और 41,960 पर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, हालांकि मिड कैप में भी दबाव है लेकिन कम है। तो ऊपरी स्तरों पे बाजार टिक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि आज कम से कम इंटरनेशनल क्यूज़ को देखते हुए थोड़ा संभलेगा। सेकंड हाफ में हमें लग रहा था कि प्रेशर आएगा, लेकिन अब तो सुबह से ही प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है और हर राइज पे लोग सेलिंग कर रहे हैं। और एफआई की सेलिंग का फिगर्स तो आप रोज़ देख ही रहे हैं। कल वो 777 करोड़ के नेट सेलर थे, यानी डीआईएस की खरीदारी के बावजूद सेलिंग का प्रेशर था। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रेजिलियंस नहीं दिखा रहा है और हर राइज पे लोग बेचने आ जा रहे हैं, प्रेशर है ऊपर से। अभी आपको अगर निफ्टी ट्रेड करना हो तो आप कैसे करेंगे? बहुत बहुत नमस्कार और 18 साल कंप्लीशन के सीएनबीसी आवाज को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ से ढूंढना है। देखिए, ऊपर से अब जहां हमने कवायद की थी कि भाई 18,250 18,300 स्पॉट के आसपास जब पहुंचता है वहां बेचें, तो वहां रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हैं क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पास में था और टारगेट्स बड़े थे। तो ध्यान वही है जो लास्ट हफ्ते मिला था कि हम लोग जो लास्ट कुछ हफ्तों से बोल रहे हैं कि भाई 17,400 17,500 तक के टारगेट्स नीचे में जगह है बाजार में। कल जो मुझे थोड़ा सा एक लगा इसमें कि 17,800 स्पॉट में और तकरीबन 17,774 वो जो एक एरिया है वो एक सपोर्ट का काम करेगा शॉर्ट टर्म में। तो नया मोमेंटम तो आई थिंक नीचे का तो तभी बिल्ड होगा जब हम 17,774 वाला जो लो है ना स्पॉट में, जब हम डिसाइसिवली तोड़ देंगे आई थिंक, तब जाके आपको एक फ्रेश नीचे का मोमेंटम दिखेगा। नहीं तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे मुझे यहाँ से नया कोई इनिशिएट नहीं कर सकता ट्रेड। जिनके पास पीछे के हैं वो टाइट स्टॉप लॉस से उस ट्रेड को कैरी रखें और अगर नया कुछ करना है तो आई थिंक 17,770 के नीचे, 74 के नीचे जब ये जाता है तब जाके कहीं नई पोजीशन ऐड करनी चाहिए और उस समय स्टॉप लॉस तकरीबन 18,100 के आसपास आएगा। तो 18,000 18,100 के अब हर्डल्स हो जाएंगे, अज्यूमिंग कि हम लो तोड़ दे रहे हैं, और टारगेट्स वही रहेंगे 17,400 17,500 के। बट आज वाला ट्रेड अभी तक आया नहीं है। जिनके पहले से हैं वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके एग्रेसिवली रख सकते हैं, या सपोर्ट्स के पास थोड़ा बहुत मुनाफा भी लेना चाहें तो थोड़ा मुनाफा भी ले सकते हैं 17,800 स्पॉट के आसपास। ओके, तो ये थी निफ्टी की स्ट्रेटजी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी दबाव आज देखने को मिल रहा है और उसमें दिग्गज भी शामिल हैं। हालांकि एक सेक्टर जहाँ पे कुछ केमिकल में हरियाली है, रौनक है, नवीन फ्लोरीन 4% ऊपर है, 4,080। बनता है कोई ट्रेड इसमें? देखिए, एक आध दिन के उछाल तो बीच बीच में आते रहेंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक जैसे आपने बोला कि दबाव है बाजार में, इसमें डाउट नहीं है। अगर आप 3-4 दिन के ब्रेथ को भी देखें तो सुबह पॉजिटिव खुलती थी, ऑलमोस्ट 1:5 फेवर्स इन एडवांस। बाद में शाम को जाते जाते या तो न्यूट्रल हो जाती है या तो हल्का सा नेगेटिव बायस हो जाता है। तो आई थिंक इन उछालों को ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। और मैं इवन जो आप केमिकल नाम जो आप पूछ रहे हैं, आई थिंक बीच के खाली छोटे मोटे उछाल रहेंगे, बट लार्जर क्वार्टरली मंथली सेटअप्स इनमें थोड़े नेगेटिव हो गए केमिकल स्पेस में।
ओके, तो ये तस्वीर बनी। एक क्वेरी और सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम कॉलर पर जाते हैं। डिवीज लैब पे क्या करेंगे आप? जी, देखिए यहाँ पे मेरा मानना ये है कि लास्ट 2-3 दिन से जो इसमें लास्ट 2 दिन का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीकनेस थी और आज आई थिंक क्लियर कट यहाँ पे आपको फॉलो थ्रू नीचे का रेंज ब्रेक नीचे का दिख रहा है। तो आई थिंक वीकनेस रहेगी यहाँ पे, प्रेशर्स हैं और इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है 3180, 3200 के टारगेट्स डिवीज लैब के लिए आने चाहिए। बनस्पति ये 3370 के ऊपर नहीं जाता है इंट्राडे में और जाके उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है। तो आई थिंक नीचे में आपको यहाँ पे और जगह आती हुई डिवीज लैब में दिखनी चाहिए। ओके, तो ये एक स्थिति बन रही है, लगातार ऊपर से प्रेशर है और कई लोग अपने सवाल पूछे। ट्विटर पे एक सवाल पूछे कि इन्फोसिस के रिजल्ट आ जाने हैं शाम को, क्या नतीजों से पहले आइदर साइड का ट्रेड बनता है क्या आज चार्ट को देख करके? नहीं, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा अवॉइड करें। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई रिजल्ट के आसपास अवॉइड करें और करना है तो ऑप्शन के थ्रू करें। वही मेरे हिसाब से सही तरीका रहेगा। आज के लिए अवॉइड करें अगर हो सके तो। हो सके कि आपने कह दिया तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग एडवेंचरस होते हैं, उनको लगता है कि इवेंट है तो उससे पहले किसी भी तरीके का कोई एक ट्रेड अगर बने तो वो लोग इस पे करना चाहते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 2-3 दिनों से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही थी, लेकिन अब वो लाल रंग में है। आईओसी भी, बीपीसी भी, एचपीसी भी, जिसमें कि एचपीसीएल में सबसे ज़्यादा गिरावट है, करीब 2.5% की, और आईओसी में भी। प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे, मुनाफा वसूल करें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को पैसा आ रहा है और डेफिनेटली उसको लगता है कि पैसा लेना है, ऑफ द टेबल लेना है, तो बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग में तो मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई हर्जा नहीं है। पैसा जो आया आपके घर में बेच के, वही कमाई है और बाकी तो सब चर्चाएँ और बुक प्रॉफिट्स ही रह जाते हैं। तो अगर पैसा लेना है तो डेफिनेटली ओवरऑल बाज़ार वीक है, बेचेंगे तो दोबारा नीचे में डेफिनेटली लेने मिल सकता है। तो येस, प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो कर सकते हैं। शॉर्ट्स एडवाइजेबल नहीं है स्पेस में, प्रॉफिट टेकिंग येस। शॉर्ट न करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। एक सवाल लेते हैं, अमोल घुले हमारे साथ नासिक से जुड़ रहे हैं। अमोल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा कैम्स में 100 क्वांटिटीज 2587 का बाइंग है और 1 ईयर के होराइजन से देख रहा हूँ, तो क्या मैं होल्ड करूँ कि अभी क्या करना चाहिए? सरविंद बताइए क्या करना चाहिए कैम्स में? देखिए, यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है और एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन तो चल रहा है। स्पीकर खोल दो यार। फाइनल बेस बनने की यहाँ पे अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फाइनल बेस बना है। तो ये जो अभी पीछे हमने जो लोज रखे थे आई थिंक 2150 के आसपास, वो कहीं चैलेंज हो जाएंगे और टूट भी जाएंगे। तो आई थिंक अभी तो यहाँ पे मेरी लेने की राय नहीं रहेगी कैंप्स में। ओके, इसकी राय यहाँ पे नहीं रही। चलिए एक और कॉलर लेते हैं। योगेश साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। योगेश जी नमस्कार, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? योगेश जी सवाल पूछिए अपना। नहीं, योगेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए ट्विटर से एक सवाल लेते हैं, यहाँ पे कई लोग सवाल जानना चाहते हैं। 5000 EIH के शेयर लिए हैं मयंक ने, EIH। सरविंद चार्ट देखिए इसका। इंजीनियर्स इंडिया राइट? या इंजीनियर्स इंडिया नहीं, EIH, अच्छा, ईस्ट इंडिया होटल्स। ईस्ट इंडिया होटल्स, जी जी। 174 वाला भाव है, वही वाला, यही वाला जी। देखिए, एक बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक रैली हो चुकी है और गए क्वार्टर का जो बंद आया वो हल्का सा मेरे हिसाब से लाल निशान रहा क्वार्टरली सेटअप में। तो आई थिंक यहाँ पे जो रेंज जो ट्रेड होगी वो तकरीबन रहेगी 180 से 160। तो अपनी रेंज के अपर एंड पे जाके आया है और मुझे लगता है कि नीचे में 155 60 155 160 के लेवल्स यहाँ पे आएंगे एज लॉन्ग एज 180 के ऊपर डिसाइसिवली जा नहीं पा रहा है। तो मेरा रुझान यहाँ पे है कि एक 10% 8 से 10% का करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है और अगर बेच के ले जिनके पास है वो अगर बेच के ले सकते हैं तो वो बढ़िया रहेगा, या तो अगर इसको लेने का इरादा है तो 155 160 के लेवल्स हैं, वहां पे ट्राई करें। ओके, चलिए एक सवाल लेते हैं मोहित जैन का, जो हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। मोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर। वी हैव 500 बर्जर पेंट्स के शेयर है और 632 का एवरेज करके रखा हुआ है सर अभी। तो व्हाट शुड वी डू नाउ? मींस इट्स फॉलिंग
अब आगे क्या होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या इसको भी एवरेज करें आगे? सरवेन 632 की कॉस्ट है इनकी और अभी 563 है। क्या इसमें एवरेज की स्ट्रेटजी चलेगी? क्या कंपनी तो ठीक ठाक दिख रही, फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, चार्ट पे बताइए। नहीं, देखिए, मैंने साल के स्टार्ट में ही बोला था और यही बोल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10-12 साल के बाद पहली बार ईयरली नेगेटिव क्लोजेस इन्होंने दिए हैं, और इनके ईयरली कैंडल पैटर्न्स जो हम देखते हैं वो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है। और जब आप 10-12 साल के बाद कोई चीज में एक विराम लगता है, तो पूर्ण विराम नहीं, कॉमा बोल देते हैं, जब यहाँ पे आप जब एक कॉमा लगाएंगे तो वो कॉमा 1-2 साल चलेगा। तो आई थिंक 1 से 1.5 साल ये अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक रहेगा। आई थिंक बहुत जल्दी इन्होंने एवरेज कर लिया, क्योंकि करंट प्राइस से बहुत दूर है इनका एवरेज। तो आई थिंक बहुत जल्दी इन्होंने एवरेज किया है, पास में किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ एवरेज करना भी एक कला है। अच्छा स्टॉक है तो आप कभी कर सकते हैं, बट कहाँ करना और कहाँ नहीं करना ये आना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक 10-12 साल के करेक्शन जो है यहाँ पे 1-2 साल चलेंगे। तो अगर इनके पास होराइजन है 12-18 महीने प्लस का होराइजन है, तब तो यहाँ इस ट्रेड में बने रहने में फायदा है। नहीं तो आई थिंक नीचे में एक बार 480-470 के स्तर भी यहाँ पे बर्जर पेंट्स में दिखेंगे। तो करंट पोजीशन में तो अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं नई राय तो नहीं दे सकता। तो करंट पोजीशन चाहे होल्ड कर लें, बट अगर एवरेज करने का इनका मन है और एक 18 महीने प्लस वाले इनका होराइजन है, तो 470 के आसपास कोशिश करें। एक बार दोबारा राय लें और जो भी एवरेज करना है उस एरिया में थोड़ा बहुत करें, अगर करना है तो। ओके, कृष्णा सिंह जानना चाहते हैं कि JSL के शेयर इन्होंने खरीदे हैं 184 के प्राइस पे, 100 शेयर्स हैं इनके पास, तो क्या करना चाहिए? 5 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं? देखिए, सेक्टर इनका जो है वो सिक्लिकल है नेचर में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लेते बेचते रहने वाला सेक्टर है। अभी फिलहाल बहुत चल गया है मेरे हिसाब से, और अपने स्पेस और अपने इंडेक्स में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, बाजार को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक मुनाफे में है, हमेशा मैं बोलता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें, बट यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एग्रेसिव कर लें, टाइट कर लें, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस से चलें। और वो मेरे हिसाब से आएगा 218 रुपये 40 पैसे पे। 218 रुपये 40 पैसे के अगर नीचे बंद आता है तो मैं कहूंगा कि मुनाफा मान लें एटलीस्ट आधी क्वांटिटी में, और आधी क्वांटिटी इनकी फ्री हो जाएगी। ओके, RVNL पे क्या राय है? विनोद का सवाल है, 70 की खरीदे। जरा RVNL का चार्ट दिखाइए, क्या इस समय चल रहा है? क्योंकि बीच में बहुत तेज़ रफ्तार हुई थी। देखिए 74-70 पे है, उन्होंने 70 पे खरीदा है, 4 रुपये अभी भी प्रॉफिट में है। क्या करेंगे RVNL में? देखिए, रेलवे स्टॉक्स लेवर में रहे, और हमने जब इसके पहले भी चर्चा की तो यही दो स्पेस यही थे, एक जो रेलवे स्टॉक्स थे और एक PSU बैंक, जहाँ पे डेफिनेटली डिलीवरी बेस्ड बाइंग चल रही थी और अच्छा ट्रैक्शन चल रहा था। तो एक करेक्शन के बाद दोबारा इसने कोशिश की है, थोड़ा जो बोलते हैं साइन ऑफ लाइफ, थोड़े दिन से तो करेक्ट हो रहा था, अब आज जो है अपने पिछले लेवल्स को निकालता हुआ है। तो आई थिंक ट्रेड में है तो बने रहें। स्पेस में अच्छा वॉल्यूम हुआ है, पीछे डिलीवरीज भी अच्छी गई हैं, तो उसका असर नेक्स्ट 1-2-3 महीने इसमें रह सकता है। तो ट्रेड में बने रहें, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस बना के रखें, इससे थोड़ा सा नीचे में भी 6840 का एक बढ़िया मुझे लेवल दिख रहा है। उसके आसपास अगर एक स्टॉप लॉस बना के रखेंगे तो आई थिंक यहाँ फायदे होने के, मुनाफे होने के चांसेस और हैं। और ऊपर में मुझे लगता है कि जो 80-81 का हमने हाई रखा था अभी फिलहाल, वो तो एक बार चैलेंज हो जाएगा और उसके ऊपर भी थोड़ा जाएगा। तो ट्रेड में बने रहें, 6840 का स्टॉप लॉस। जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तेजस हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। तेजस, बताइए क्या मदद करें आपकी? सर, मैंने अभी रिसेंटली कॉलगेट के शेयर लिए हुए 55 शेयर। तेजस, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करिए, वरना आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो वो अभी सर क्या 6 महीने के लिए मैं होल्ड पे रखना चाहता हूँ। 1540 पे 55 शेयर कॉलगेट पामोलिव के। हाँ सरवेन जी, कॉलगेट पामोलिव FMCG की स्टोरी अभी पिछले साल तो नहीं बहुत अच्छी रही, अब धीरे धीरे संकेत मिल रहे हैं शायद ग्रो करेगी। क्या लगता है चार्ट पे? देखिए, अपनी स्पेस में बढ़िया करेक्शन इसमें इस पूरी स्पेस में आई थिंक उन स्टॉक्स में है जहां करेक्शंस मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ चल रहे हैं, और कुछ हद तक आई थिंक कुछ डिग्री तक आई थिंक परसेंटेज वाइज एक अच्छा 20% का करेक्शन भी यहाँ पे हो चुका है। तो थॉट ये है कि करेक्शन में इन्होंने लिया है तो कोई बहुत गलत ट्रेड नहीं है ओवरऑल मार्केट के साथ, बट आई थिंक मार्केट में थोड़ी जो नरमी है उसके हिसाब से एक बार 1420 1430 नीचे में दिखा सकता है। तो अगर उतना रिस्क ये लेके खड़े रह सकते हैं तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। 1400 के स्टॉप लॉस से ये होल्ड है स्टॉक।
1400 के स्टॉप लॉस से ये होल्ड है, क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ पे। सरविंद, आज थोड़ा छोटा ही रखते हैं शो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए अब आपकी देखते खास मुलाकात के तौर पे 18 साल जो शानदार हमारा एक सफ़र रहा CNBC आवाज़ का, उसकी एक पेशकश। तो आपका जो चहेता चैनल CNBC आवाज़ है वो कल यानी 13 जनवरी को 18 साल पूरे कर रहा है और इन 18 सालों में हमने पूरी कोशिश की है, ईमानदार कोशिश की, निवेशकों और कंज्यूमरों की आवाज़ बने, कंज्यूमर्स की, और दूर दराज के इलाकों में जहां फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पहुंच सकी थी उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनको सिखाएं, और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। तो रिटेल कल्चर हो, इक्विटी कल्चर हो, इन सबको हमने बढ़ाने में काफ़ी कोशिश की है और रूरल इलाकों पे ख़ास तौर पे भी ध्यान रखा, वहाँ के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तो इसी खास मौके पर हम आज बातचीत करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो एंड फार्म सेक्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जेजुरीकर जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और CNBC आवाज़ ने 18 साल अपने पूरे कर लिए हैं, तो निवेशकों और दर्शकों को हमने काफ़ी मदद की, कोशिश की, और उसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग था, क्योंकि कंपनीज़ के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आप हमेशा हम लोगों से बातचीत करते थे। हमारे साथ जुड़ा हुआ ये सफ़र आपने भी देखा, कैसा रहा आपके लिए? I congratulations firstly to CNBC Awaaz for 18 very glorious years. जैसे मैं जानता हूँ, any person at a mass level जो invest करना चाहते हैं actually relies a lot on CNBC Awaaz, because you give a very practical insight and practical tips on how to look at investment and industry. तो compliments for mass basing the whole investment in the Indian market. राजेश, इस शुभकामनाओं के लिए अब थोड़ी बातचीत करते हैं। और जैसा कि भारत एक फास्टेस्ट इकॉनमी हम लोग देख रहे हैं दुनिया में है और एक बहुत तेज़ी से ग्रो इकॉनमी करी, लेकिन उस इकॉनमी के ग्रोथ में जहां हमारी 70% आबादी रहती है और जहां सबसे ज़्यादा उम्मीदें हम लेके चल रहे हैं वो है हमारी रूरल या छोटे शहरों की इकॉनमी, और जहां पे आपका काफ़ी कंसंट्रेशन और फोकस भी है। तो ये जो हम सफ़र तय करना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट का लक्ष्य है, उन सबको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रोथ और इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उन इलाकों में बड़ा बिजनेस लेके चल रहे हैं, फार्म इक्विपमेंट का, तो आपका भी अपना एक तजुर्बा होगा, आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट और एस्पिरेशन है, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि जो हमारी देश की पॉपुलेशन है, अगर हम लोग GDP पर कैपिटा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इकोनॉमी, उसके लिए इकोनॉमी ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मास प्रोस्पेरिटी जिसको कहते हैं, या हर आदमी जो देश में है उनको एक सर्टन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ज़रूरत है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ही आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करें। इसके लिए काफ़ी सारे लीवर्स हैं और गवर्नमेंट सब लीवर्स को यूज़ कर रही है। एक लीवर है जिसको मेक इन इंडिया कहते हैं, कि हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, नए इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करें इंडिया में, और इसमें काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है। जो PLI स्कीम है वो एक इनिशिएटिव है इस डायरेक्शन में। तो इस PLI स्कीम से जो बड़े बड़े सेक्टर्स है या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स है, उसे उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो आप पूछ रहे थे अभी, रूरल इकोनॉमी, बिकॉज रूरल इकोनॉमी इज़ वेयर हमारी देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। 65-70% पॉपुलेशन इज़ इन एग्रीकल्चर एंड इन एंड अराउंड रूरल, सो दैट हैज़ टू ग्रो not just through agriculture but even the quality of the infrastructure. ये जो national highways का network बन रहा है, that's a great enabler because that will enable transportation, movement of goods and connecting of people. The rural road connection to the smaller town cities around them, ये भी एक बहुत important input है economic growth के लिए। एग्रीकल्चर जो आप पूछ रहे थे, एग्रीकल्चर में इंडिया में अभी बहुत स्कोप है, स्पेशली एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स।
That's a big economic growth opportunity. So I think multiple levers हैं and government is doing everything in each of these, and we should see a strong growth path for the economy. परफेक्ट। राजेश, ऑटो इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है और बड़े बदलाव के दौर से रादर गुजर रही है, जहां एक तरफ ईवी का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके साथ कई सारे चैलेंजेस हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ है, कितनी तेज़ी से उसको डेवलप किया जा रहा है। M&M भी इसमें काफ़ी लीड लेता हुआ दिख रहा है। कैसे M&M अपनी तैयारी कर रहा है इस बड़े बदलाव के लिए? या जैसे आपने कहा, हम लोग ऑटो सेगमेंट में स्ट्रांग है। वी आर अ लार्ज OEM इन इंडिया एंड वी प्ले, हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एक सेगमेंट जो है वो SUV सेगमेंट है और इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट है कमर्शियल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, जो लेस देन 3.5 टन के लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है। वी आर ऑल्सो इन टू ट्रक्स एंड बसेज एंड वी आर ऑल्सो इन टू इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स। तो ये 3-4 सेगमेंट्स में हम लोग प्ले करते हैं। SUV जैसे आपने कहा, वी आर डूइंग वेरी वेल। अभी हमारे जो पिछले 5-6 प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। स्कॉर्पियो N और जो नया स्कॉर्पियो आया है, स्कॉर्पियो क्लासिक भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। फिर थार XUV 700 और बाकी प्रोडक्ट्स, बोलेरो पोर्टफोलियो नियो के साथ और XUV 300। अभी हम लोग जनवरी मंथ में 400 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे विद टेस्ट ड्राइव्स एंड प्राइस अनाउंसमेंट्स, जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसका। तो वी आर स्ट्रॉन्ग इन द SUV स्पेस और हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर SUV की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो जो इंडियन करंट पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, 50% अब SUV सेगमेंट हो गया। एंड इन दिस सेगमेंट महिंद्रा हैज अ लीडरशिप पोजीशन बाय वे ऑफ रेवेन्यू मार्केट शेयर। सो वी कंटिन्यू टू लुक टू ग्रो इन दिस सेगमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इकोनॉमी के लिए और महिंद्रा के लिए। एंड ऑफ कोर्स कस्टमर्स आर लाइकिंग दिस सेगमेंट। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में हम लोग काफ़ी स्ट्रांग है और ये सेगमेंट इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक की बहुत ही टेंजिबल बेनिफिट है कस्टमर्स को विजिबल, और कस्टमर्स कैन सी द इकोनॉमिक रिटर्न इमीडिएटली। इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन करीब ऑलरेडी 9-10% हो चुका है एंड वी हैव अ 65-70% मार्केट शेयर हियर। सो अगेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। And then light commercial vehicles, goods mobility, people mobility. So if you look at all of these, there is change happening. Customer behavior is changing. Electric adoption अभी जो SUVs में है is been very slow, but we can see that is going to go up very rapidly in the next 3 to 5 years. और हम लोग काफ़ी सारे initiatives ले रहे हैं to bring out a full range of SUV electric vehicles by 2024-25. नो डाउट इसकी डोमिनेंस है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। लेकिन राजेश, मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ कि क्या आने वाले 5-10 सालों में इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगा? बहुत तेज़ी से लोग नई नई गाड़ियाँ, नए नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं। आप लोगों की तैयारी क्या है? तो करंटली जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स में इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। एंड आई थिंक वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगले 5-10 साल में वी विल हैव बोथ कन्वेंशनल डीजल पेट्रोल, जिसको आइस कहा जाता है, एंड इलेक्ट्रिक को एग्जिस्टिंग। द करंट एस्टिमेट्स आर कि 2030 तक करीब 25 से 30% सेगमेंट विल मूव टू इलेक्ट्रिक. Some say it can be as high as 50% also. So let's say that's the range, depending on how quickly charging infrastructure improves. हमारी जो individual company estimate है is that by 2027 we will want between 20 to 30% of our SUV sales to be electric. So we are taking an aggressive plan because हमारे जो target customers है, they have greater buying power, more access to charging infrastructure around them, and multiple car ownerships. And they are more likely to adopt electric because of these reasons. So we are taking a little higher electric penetration हमारे portfolio के लिए, but as an industry we think by 2030 it will be in the region of 30 to 50%. राजेश जी, बजट बिल्कुल सामने खड़ा है और ये ना पूछूं मैं आपसे, सवाल तो जाती होगी। मुझे ये बताइए कि इस बजट से, वित्त मंत्री जी से आप लोगों की क्या उम्मीद है? So at a very broad level, government is taking all the right actions, and we will expect that will continue by way of investing in capability, infrastructure, growth enablement,
attracting new investment so that the economy will grow faster, and greater consumption in the economy is what should drive GDP growth. So all actions to drive GDP growth, and the industry is ready to move with speed to enable growth. तो ये थे राजेश जेजुरीकर जी, जो मेहनत महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और हमने इनसे बात की हमारे बर्थडे के मौके पर, चैनल के बर्थडे मौके पर, जहाँ पर कई सारी बात हुई और इंडस्ट्री के आउटलुक पे ध्यान रखा, और साथ ही बजट में क्या एक्सपेक्ट करी इंडस्ट्री, इस पर ही बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हर्षदा लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1, और इस बीच बाजार जो है करीब करीब 80 पॉइंट नीचे है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 310 पॉइंट। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं।